हेलो माय चैंपियंस, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बीपीएससी 133 इस किताब का नाम है दोस्तों, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों इसका अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं। दिसंबर 2025 में कौन से सवाल हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को कंप्लीट देखो। ये वीडियो है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है, राइट। लेकिन गारंटी है इस बात की कि एग्ज़ाम में आप खाली नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख के आएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने जितने भी PYQ देखे हैं, आपकी बुक पढ़ी है, तो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो सारा यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं। पहला सवाल है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय क्षेत्र के बारे में बताइए। देखो ये पेपर 100 नंबर का आता है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए और 3 घंटे मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना आप और ईयरफोन लगा के शांति से पढ़ना है अपने को। ठीक है, पेपर अपना निकलना चाहिए, राइट। तो देखो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताता हूँ सबसे पहले तो, ऐसे 20 नंबर के सवालों में, क्योंकि आपको पन्ने भी तो भरने हैं। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का व्यवस्थित रूप से तुलनात्मक अध्ययन करती है, ताकि समानताएं, अंतर और कारण परिणाम संबंधों को जाना जा सके। दोस्तों जैसे कि मैं अमेरिका की संसद और भारत की संसद की तुलना करूं, है ना, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की तुलना करूं, तो इस प्रकार की जो राजनीति है जिसमें अपन राजनीतिक व्यवस्थाओं की, भाई अमेरिका के अंदर उदार लोकतंत्र है, भारत के अंदर सिर्फ लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का वहाँ पे स्वस्थ स्वरूप है, वहाँ पे उदार लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। और कहीं कहीं देशों में सैन्य व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर जो सैनिक अधिकारी हैं वही शासन चलाते हैं। तो ऐसे तुलना हम कंपैरिजन करते हैं। भाई नया मोबाइल खरीदते हो, नया लैपटॉप लेते हो, नई स्पोर्ट बाइक लेते हो, तो कंपैरिजन करते हो कि नहीं करते कि इस वाले मोबाइल के अंदर स्क्रीन बेटर है, इस वाले मोबाइल के अंदर बैटरी बेटर है, तभी तो अपन अच्छे परिणाम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें तुलना करनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो ध्यान दो ताकि अपन समानताएं, अंतर और कारण परिणाम संबंधों को जान सकें। देखो प्रकृति बता दो, प्रकृति का मतलब इसकी विशेषता बता दो आप तुलनात्मक राजनीति की, कि यह केवल वर्णन नहीं करती बल्कि राजनीतिक घटनाओं के क्या और क्यों और कैसे का विश्लेषण करती है। कि यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, इनकी शक्तियां अलग अलग है। यानी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भारत के राष्ट्रपति की कंपैरिजन में। ठीक है, तो बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, क्या क्यों कैसे का विश्लेषण हम करते हैं। यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नरविज्ञान यानी कि एथनोग्राफी, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम मानव विज्ञान के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट। तो तुलनात्मक राजनीति में हम सारे ही सब्जेक्ट का इनपुट लेते हैं, समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से भी कुछ उठाते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से भी कुछ उठाते हैं, ताकि हमें एक बेटर रिजल्ट मिले। यह अनुभवजन्य विधियों और आंकड़ों के उपयोग पर जोर देती है। दोस्तों अनुभवजन्य विधि क्या होती है, एम्पिरिकल मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों जब आप राजनीति विज्ञान में समानता, स्वतंत्रता, जन कल्याण, ऐसे जो मूल्य हैं, ठीक है, उनको साइड में रख करके अगर आप अवलोकन पे आधारित किसी डेटा को देखते हो, जैसे कि किसी इलाके के जो नागरिक हैं वो इस फलानी पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति अनुभवजन्य विधियों पर ध्यान देती है। यानी कि व्यवहार के अंदर क्या सही हो सकता है, व्यवहार के अंदर क्या सही हो सकता है, ठीक है, व्यवहारवाद को आगे बढ़ाती है। यानी कि प्रैक्टिकल रूप से क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है समाज के अंदर, ना कि सिर्फ हम मूल्यों की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो यह विभिन्न देशों की प्रणालियों की तुलना करके एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य अपनाती है। यानी कि किसी देश में राजतंत्र यानी कि राजा का शासन चल रहा है, किसी देश में सेना का तंत्र है, किसी देश में दोस्तों उदारवादी व्यवस्था है, किसी देश में साम्यवादी व्यवस्था, जैसे कि आपके उत्तरी कोरिया में है, रसिया में है और चाइना के अंदर है। तो तुलनात्मक राजनीति का अपन क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता या प्रकृति पढ़ रहे हैं। यह राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार, संस्कृति और प्रक्रियाओं को भी समाहित करती है। यानी कि राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया के तहत होता है भारत में, और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रक्रिया के तहत होता है। तो प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हम तुलना करते हैं। देखो क्षेत्र के बारे में पूछा, क्षेत्र का मतलब कहाँ तक फैला हुआ, भाई स्कोप क्या है। तो देखो तुलनात्मक राजनीति यानी
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। भारत देश में कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद और स्वयं प्रधानमंत्री, ठीक है, ये कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, राइट, कार्यपालिका। इसके अलावा दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो भारत देश में कार्यपालिका कैसे काम करती है और मान लो फ्रांस में कैसे काम करती है, उसका अगर कंपैरिजन करें तो भाई ये स्कोप है, यानी कि हम तुलना करते हैं संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसी संस्थाओं का। और इसके अलावा चुनाव कैसे होते हैं भारत में, है ना, राज्य में चुनाव कैसे होते हैं, ज़िले में या फिर पूरे देश भर में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, और अमेरिका के अंदर जो चुनाव होते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो तुलना करते हैं अपन चुनाव की, मतदान की, राजनीतिक व्यवहार की और दबाव समूह की। दबाव समूह क्या होते हैं? जो कि सरकार पे दबाव बनाते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, जैसे कि किसानों के, मजदूरों के और विद्यार्थियों के दबाव समूह हैं। राजनीतिक व्यवहार भी इसके क्षेत्र में यानी कि इसके स्कोप में आता है, जिसमें नागरिक भागीदारी यानी कि शासन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी नीतियों को बनाने में सरकारी अधिकारियों को सलाह देते हैं, वो नागरिक भागीदारी कहलाएगी। राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व, है ना, राजनीतिक संस्कृति यानी कि किसी देश में जो नेता हैं वो अपने नागरिकों के भलाई के लिए क्या क्या जो नीतियां हैं वो व्यवहार में अपना रहे हैं। और नेतृत्व है, जैसे कि मोदी जी का नेतृत्व है फिलहाल। तो किसी देश में अपन ऐसे भी जो नेता हैं उनका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई इंग्लैंड का जो पीएम है और भारत का जो पीएम वो नेतृत्व किस प्रकार से कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्र, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद एक सैन्य मतलब एक प्रकार का शासन होता है जिसके अंदर मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी कि 2-4 लोग मिलकर ही पूरे देश को चलाते हैं और वो शोषण ही करते हैं, ठीक है, शोषण ही करते हैं अधिनायकवाद में। ऑथोरिटेरियनिज्म इसको कहते हैं। और राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र में आप विभिन्न देशों की नीति यानी कि जैसे कि अमेरिका की शिक्षा नीति क्या है, भारत की शिक्षा नीति क्या है, इनके बीच में तुलना करना। इसके अलावा स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की तुलना करना भी इसके क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा 2 नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। देखो राजनीति विज्ञान में 2 तरह के कर्ता होते हैं, एक तो राज्यकर्ता जिसमें एक देश आता है जैसे कि भारत एक राज्यकर्ता है, और एक नॉन स्टेट एक्टर होते हैं गैर राज्य अभिकर्ता, जैसे कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, दबाव समूह और नागरिक गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ और ये दबाव समूह। इसके अलावा नागरिक समाज, है ना, ये सब गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी हम तुलना कर सकते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर जो एनजीओ हैं वो अच्छे से काम करते हैं, भारत के अच्छे से काम करते हैं। विषय क्षेत्र का मतलब है सब्जेक्ट्स मैटर, यानी कि दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में और क्या अध्ययन कर सकते हैं अपन, और क्या अध्ययन कर सकते हैं, क्या इसके विषय हैं, यानी कि इसमें विभिन्न देशों या समय अवधियों की राजनीति की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर 1970 के दशक में यानी कि 1970-72 में वहाँ पे पॉलिटिक्स किस प्रकार से की गई, भारत में 1970-72 में किस प्रकार से पॉलिटिक्स की गई, इनके बीच की तुलना कर दो आप, है ना। तो विषय क्षेत्र में ये सब भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक घटनाओं के बीच कारणों और प्रभावों को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सामान्यीकरण करके राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे देशों को उठा लिया आपने, भारत के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर किस तरह से चुनाव किए जाते हैं और भारत में किस तरह से करवाने चाहिए या भारत के चुनाव में क्या कमियां हैं। तो अनेक देशों से हम कुछ चीज़ें सीख करके हमारे जो चुनाव है वो अच्छे से करवा देंगे, तो उसको कहते हैं सामान्यीकरण हमने कर दिया है चुनाव में। आगे चलते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। तो दोस्तों समकालीन विश्व में यानी कि जो फिलहाल की दुनिया है उसमें जो वैश्वीकरण है और अन्य वैश्विक रुझानों का राजनीतिक प्रणाली पर असर क्या पड़ रहा है। देखो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव संसाधन, ज्ञान, पूंजी, तकनीक इनका आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश में। इसको भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम इसकी भी तुलना कर सकते हैं कि अमेरिका की जो राजनीतिक प्रणाली है, अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है और भारत के जो राजनीति है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है। आप देख रहे हो ना, जैसे दोस्तों ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है जो कि भारत की राजनीति को भारत से बाहर बैठ करके प्रभावित कर देते हैं। तो वैश्वीकरण के युग में ये भी संभव है कि आप किसी भी पार्टी को गिरा सकते हो, ठीक है, लोगों की सोच बदल सकते हो। इसके अलावा उदार लोकतंत्र, साम्यवाद और अन्य विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम पढ़ रहे थे इसके विषय क्षेत्र यानी कि किस
किन किन बातों की चर्चा की जा सकती है। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि इसके अंदर अंतर्निहित विचार क्या हैं, इसके अंदर क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र का मतलब दायरा होता है, यानी कि कहाँ तक फैला हुआ है ये, है ना, कहाँ तक फैला हुआ है तुलनात्मक राजनीति। इसके अलावा इसकी प्रकृति पढ़ ली, यानी कि विशेषताएं हमने पढ़ ली और इसका परिभाषा भी पढ़ लिया है। तो जो भी सवाल आए तुलनात्मक राजनीति में तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का ही है। देखो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप बताइए। आपको ये बताना है कि भाई तुलनात्मक राजनीति, है ना, यहाँ पर इसमें कौन सी चर्चाएं हो रही थी और कौन से विद्वान हैं वो तुलनात्मक राजनीति का विकास कर रहे थे और किस तरह की बातें की गई। तो 19वीं सदी का अंत का क्या मतलब है, 1890 के बाद में, और 20वीं सदी का प्रारंभ यानी कि 1905-10 के आसपास। ठीक है, तो देखो पहला है संस्थागत और कानूनी जोर, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फोकस। इस काल में विद्वानों का ध्यान सरकार की संरचनाओं, संविधानों और विधायी प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, यानी कि संविधान किसी देश में किस तरह से काम करता है। दो देशों के संविधानों की तुलना की जा रही थी, सरकारों की तुलना की जा रही थी, और विधायी प्रक्रियाओं यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं उस पर ध्यान दिया जा रहा था विद्वानों के द्वारा। जैसे कि ब्राइस और फाइनर का इनका मुख्य लक्ष्य विद्वान थे, है ना, जो कि तुलनात्मक राजनीति को आगे लेके जा रहे थे। इन्होंने दोस्तों यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको समझा तुलना करके। इसके अलावा यूरो केंद्रित दृष्टिकोण था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरो केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब क्या कि भाई जो स्टडी की गई तुलनात्मक राजनीति में, इसमें सिर्फ यूरोप के देशों की आपस के बीच में तुलना कर दी गई कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो संविधान है कितना अंतर है। ठीक है, या ब्रिटेन की और पोलैंड की जो चुनाव प्रणाली होती है कितना अंतर है। यहाँ पर दोस्तों दुनिया में अनेक देश है, बतेरे देश है, जैसे कि लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, एशिया के देश हैं और अफ्रीका के भी तो देश हैं। तो सिर्फ ये जो अध्ययन है ये यूरोप के देशों पर केंद्रित था, तो ये यूरो केंद्रित दृष्टिकोण था। इसके अलावा वर्णनात्मक और दार्शनिक ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति अभी भी एक अलग वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में विकसित हो रही थी, यानी कि दोस्तों इसका विकास हो ही रहा था। ठीक है, ये एक ब्रांच पूरी तरह से नहीं बनी थी 18वीं शताब्दी के अंत तक, क्योंकि इतने विद्वान आए नहीं, इतना ज़्यादा खोज हुआ नहीं था इस पे। तो मुख्य रूप से इस टाइम पर राजनीतिक दर्शन और संस्थागत वर्णन पे तुलनात्मक राजनीति आधारित थी, न कि व्यवहारवादी विश्लेषण पे। व्यवहारवाद क्या है दोस्तों, राजनीति विज्ञान में एक सोच है, बिहेवियरलिज्म इसको कहते हैं, यानी कि आप मूल्यों को इग्नोर कर देते हैं। मूल्य अभी मैंने बताए थे राजनीतिक विज्ञान में मूल्य क्या होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, जन कल्याण, ये सब क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। जब आप इन सब की बात ना करके आप अवलोकन करके कुछ वास्तविकता पर ध्यान देते हो, जैसे कि किसी समाज के लोग किसी खास पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये दबाव समूह किस तरह से काम कर रहा है, इनकी मांगे क्या हैं। जब आप इस तरह का जो अध्ययन है वो करते हैं राजनीति विज्ञान में तो व्यवहारवाद कहलाता है। प्रमुख विचारक क्या है भाई 18वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों, जैसे कि टॉकविले और मैक्स वेबर और टॉकविले लिख सकते हैं। इसके अलावा गेटाना मॉस्क और विल्फ्रेडो पेरेट, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं कि इन लोगों ने मतलब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और सवाल, बढ़िया सवाल है, तुलनात्मक राजनीति में तुलना करने की पद्धतियों के बारे में बताइए। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से ही सवाल उठा लिया है मैंने। आपके पेपर में दोस्तों पिछली बार यानी कि जून 2025 में कौन सा सवाल आया था, ये सवाल आया था भाई, तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक पद्धति यानी कि हिस्टोरिकल मेथड के बारे में आपको बताना था। देखो जब हम दो राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे कि हम तुलना कर रहे हैं कि भाई सैनिक शासन की क्या विशेषता होती है, लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, तो भाई जब तुलना करते हैं तो अलग अलग तरीके हमें चाहिए होते हैं। तो वो तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यह केवल वर्णन ही नहीं करता बल्कि विभिन्न देशों की सरकारों, व्यवहारों और प्रक्रियाओं की समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करता है। तो कितनी समानता है कितनी असमानता है देशों की सरकारों के बीच में, देश की सरकार है वो अपने नागरिकों के कल्याण की नीतियां बना रही हैं कि नहीं बना पा रही, ताकि सामान्यकरण किया जा सके, एक सामान्य अवधारणा विकसित की जा सके कि दुनिया की सरकारें इस तरह से काम कर रही हैं। जब अपन औसत निकालते हैं ना भाई ठीक ठाक सा, है ना, बीच का, है ना, तो बीच वाली सोच है वो हम हासिल कर सकते हैं प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा। इसमें वास्तविकता और परिशुद्धता की खोज की जाती है और वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछना, आप जैसे कि राजनीति विज्ञान में एक शोधकर्ता हो,
ठीक है, रिसर्च चल रहा है आपका, तो आप प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग कैसे करेंगे? आप वहाँ पर जनता के बीच जाकर के उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, परिकल्पनाएं बनाएंगे, यानी कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि अगर समाज के लोग इस पार्टी को वोट दे देते हैं तो फलानी पार्टी बन जाएगी और ये पार्टी की विचारधारा हो सकती है। इस तरह से जब आप कल्पनाएं करते हैं, परिकल्पना कहलाती है, परीक्षण करना और विश्लेषण करना, ये सब प्रयोगात्मक पद्धति में आप लिख सकते हैं। यह राजनीतिक व्यवहारों पर केंद्रित होता है और अनुभवजन्य इंपिरिकल साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना, अनुभवजन्य क्या होता है? जब आप राजनीति विज्ञान में मूल्यों को साइड में रख देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करके अवलोकन करते हैं और वास्तव में और जो प्रैक्टिकल तरीके से जो समाज में चीज़ें हो रही है, देश में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन आप करते हैं, तो वो अनुभवजन्य कहलाता है। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवहार जो वास्तविकता है समाज की राजनीति की, वो प्रयोगात्मक पद्धति से हम समझ सकते हैं, जिसमें समाजशास्त्र और इकोनॉमी जैसे जो सब्जेक्ट है उनकी मदद ली जाती है। केस स्टडी पद्धति, भाई क्या है ये केस स्टडी पद्धति? यह किसी एक राजनीतिक व्यवस्था या मुद्दे की गहरी और बारीक समझ हमें प्रदान करती है। कि जैसे कि आपको समझना है कि भाई 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधार क्यों लागू किए? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार कम था, पैसे कम पड़ गए थे, विदेशी वस्तु खरीद नहीं सकते थे और हमने आर्थिक सुधार अपना लिए पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। तो ऐसे ये केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी के सहायता से अपन गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं राजनीतिक घटनाओं के बारे में, ऐसा लिख देना। और दोस्तों यह नए राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित करने या मौजूदा जो सिद्धांत, जैसे कि दोस्तों उदारवाद है, साम्यवाद है, ठीक है, यथार्थवाद है, ये मौजूदा सिद्धांत है, इनमें बदलाव के लिए एक आधार प्रदान करती है। जब कोई भी मामला, अगर हम देखते हैं कि समाज मतलब कोई भी मामला राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांतों से अलग है, तो एक नया सिद्धांत हम बना सकते हैं केस स्टडी पद्धति की सहायता से। यह शोधकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानता और अंतर पहचानने में मदद करती है, जिससे बेहतर तुलना की जा सके। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को पहचानने में मदद करती है जो राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दोस्तों भारत में चुनाव का अध्ययन हम कर सकते हैं केस स्टडी की सहायता। इसके अलावा नाइजर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। नाइजर एक देश है जहाँ पर धरती से इतना यूरेनियम निकाला गया कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो चौपट हो गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुख्य फोकस यूरेनियम पर था। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अपन घटनाएं हैं, वो केस स्टडी की सहायता से समझ सकते हैं। सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड, तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में जितने भी सांख्यिकी विधियाँ हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के डेटा, यानी कि 20 और 30 साल के जो लोग हैं, 20 और 30 साल के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, उनका इस पार्टी के संबंध में क्या राय है, कितने लोग हैं वोट दे रहे हैं इस बार, ठीक है, और कितने लोग हैं वो एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह से आप संख्याएं जुटाओ, ठीक है, संख्याओं का विश्लेषण करो, एनालिसिस करो नंबर्स का, ठीक है, और व्याख्या करो, फिर किसी भी निष्कर्ष पे आप पहुँचो, तो वो सांख्यिकी पद्धति कहलाएगी। ताकि विभिन्न देशों, क्षेत्रों और समय अवधियों में, यानी कि विभिन्न समय काल में, आपको किसी भी टाइम पीरियड में आपको कुछ समझना है, जैसे कि सन 2000 ईस्वी से 2025 के बीच में भारत की राजनीति का अध्ययन अगर करना है, तो आप ये समझो कि भाई किन राज्यों में एक पार्टी थी, किन राज्यों में 2 पार्टी थे, किस राज्य में 2 से ज़्यादा पार्टी थी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था थी। तो आप अलग अलग संख्या आपके पास होंगी कि भाई 2 थी, 5 थी, 10 थी। ठीक है, तो फिर आप ट्रेंड समझ सकते हो, मतलब संबंधों को विकसित कर सकते हो और परिकल्पनाओं का परीक्षण आप कर सकते हो सांख्यिकी पद्धति के माध्यम से। आगे है दोस्तों ध्यान केंद्रित तुलना पद्धति, ये चौथी है। पारंपरिक तुलना, जैसे कि अरस्तु द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, इसके विपरीत है जो कि व्यापक हो सकती है। केंद्रित तुलना कुछ चुनिंदा मामलों पर गहराई से ध्यान देती है ताकि क्यों और कैसे जैसे सवालों का जवाब मिल सके। यानी कि दोस्तों दुनिया के अंदर तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आपको किसी खास टाइम में जाकर कोई खास घटना का अध्ययन करना, तो ध्यान केंद्रित तुलना पद्धति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह यादृच्छिक यानी कि रैंडम तुलनाओं से बचती है। मतलब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक घटना और जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं और व्यवहारों, संघर्षों और आर्थिक विकास का अध्ययन करती है। इसका मुख्य लक्ष्य, यानी कि ध्यान केंद्रित विधि का मुख्य लक्ष्य क्या है? यह समझना कि विभिन्न राजनीतिक परिदृश्यों में क्या समान है, राजनीतिक परिदृश्य यानी कि राजनीतिक माहौल, इनकी क्या विशेषताएं, क्या अलग है, क्या समान है ना, क्या अंतर है, और ये सब राजनीतिक माहौल ऐसा क्यों बना, ये सब आप
अच्छे से हम समझ सकते हैं और वैज्ञानिक विधि की सहायता से हम समझ सकते हैं। ऐतिहासिक पद्धति है जो कि जून 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में था। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक और तरीका है ऐतिहासिक पद्धति। यह ऐतिहासिक जड़ों को देखकर यह पता लगाने का प्रयास करती है कि चीज़ें कैसे जैसी हैं वैसी क्यों हैं, यह मानते हुए कि वर्तमान राजनीति अतीत के घटनाक्रमों का परिणाम है ना। यानी कि फिलहाल की जो राजनीति चल रही है वो पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा किसी देश में कि फिलहाल राजनीति ऐसी बन गई है। तो यह इस बात पर जोर देती है कि राजनीतिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं और मानदंड यानी कि नियम विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों के भीतर विकसित होते हैं। कोई भी संस्था देख लो दोस्तों, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य की विधानसभाएं हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव है, वो आज इस मोड़ पे कैसे पहुंच गए हैं। ठीक है, भारत की जो लोकतंत्र है वो परिपक्व है, यानी कि मैच्योर होता कैसे जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी हमने, चुनाव अच्छे से करवाए अपन ने। तो ऐतिहासिक पद्धति यही हमें बताती है। यह दशकों या शताब्दियों में घटित होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, सामाजिक आंदोलन कैसे हुए। इस पद्धति की सहायता से निम्नलिखित पर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि राज्य निर्माण या राज्य की विफलता। राज्य की विफलता का मतलब है लोगों की जो आवश्यकताएं उनको संतुष्ट नहीं कर पाए एक राज्य, वहाँ पर दंगे फैल गए या सैनिक शासन स्थापित हो गया, वो राज्य की विफलता कहलाएगी। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है भाई, जब एक देश अपने सीमाओं का, अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी राजनीति का और दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है, वहाँ के संसाधनों को लूट खसोट करने की कोशिश करता है, वो साम्राज्यवाद कहलाएगा। लोकतांत्रिकरण और क्रांतियाँ कैसे हुई, पूंजीवादी विकास कैसे हुआ, औद्योगिकरण कैसे हुआ। जैसे कि अगर आपको समझना है 1750 में सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही औद्योगिक क्रांति क्यों फैली, तो आप ये भी समझ सकते हैं। सामाजिक आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता समझ सकते हैं। और देखो ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल किस किस ने किया है राजनीति विज्ञान में, विद्वान मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, मार्क्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर और ऑक्सफोर्ड। उदाहरण देखो, भारत की स्वतंत्रता का अध्ययन करके उसकी संघीय प्रणाली को समझना। संघीय प्रणाली का मतलब क्या है कि भारत में केंद्र सरकार के पास में भी ताकत है और राज्य सरकार के पास में भी ताकत है। ठीक है, तो ये संघीय प्रणाली होती है। और विभिन्न जर्मन क्षेत्रों में औपनिवेशिक नीतियों का विश्लेषण करना, तो ये उदाहरण दे सकते हो आप ऐतिहासिक विधि में, यानी कि इतिहास के अंदर जाकर के विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का एनालिसिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, पहले ये बताओ कैसा लग रहा है वीडियो सॉल्यूशन, है ना। अगर थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो आप एक बढ़िया सा कमेंट कर सकते हो, उससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिनायकवाद शासन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। जो ऑथोरिटेरियन रिजाइम होता है दोस्तों, उसकी विशेषताएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई कोई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का समूह, यानी 2-4 लोग या फिर एक ही लोग है, एक व्यक्ति वो पूरे देश को चलाए। ठीक है, वो अत्याचार करे, शोषण करे, ऐसा शासन अधिनायकवाद शासन कहलाता है। तो एक केंद्रीकृत नियंत्रण होता है, सत्ता एक ही व्यक्ति या फिर सत्तारूढ़ दल या सैन्य जुंटों में केंद्रित होती है। सैन्य जुंट क्या होते हैं, कुछ सैनिक अधिकारी मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, वो सैन्य जुंटा कहलाता है, और वही लोग शासन करते हैं, वही सैनिक अधिकारी शासन करते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का बहुत कम या न के बराबर पृथक्करण होता है। जैसे कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है, जिसमें प्रधानमंत्री, है ना, और प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रिपरिषद, ये सब आते हैं, ये अलग तरीके से काम करते हैं। ये न्यायपालिका में कोई दखल अंदाजी नहीं करते, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, शक्तियों का अलगाव या शक्तियों का पृथक्करण। तो भारत में दोस्तों संसद अलग तरीके से काम करती है, कार्यपालिका अलग तरीके से काम करती है और न्यायपालिका अलग रहती है। लेकिन जिस देश में अधिनायकवाद शासन रहता है, वहाँ पर दोस्तों ये कोई एक इंसान या फिर 2 या 2 से अधिक इंसान या फिर कोई सैनिकों का समूह या सैनिक जुंटा, ठीक है, सैन्य जुंटा, यही लोग मिलकर के देश के कानून बनाते हैं, उनको लागू भी करते हैं। तो यही कार्यपालिका हो जाते हैं, यही विधायिका और यही न्यायपालिका का काम करते हैं। सीमित राजनीतिक बहुलवाद क्या होता है, जब किसी देश में आप शक्तियों का पृथक्करण देखते कि भाई शक्तियां कहाँ कहाँ पर केंद्रित है, वो बहुलवाद कहलाता है। तो किसी देश में अधिनायकवाद व्यवस्था है तो वहाँ पर स्वतंत्र राजनीतिक विपक्षी समूह और दलों और हित समूह को दबा दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों भारत के अंदर अभी केंद्र में बीजेपी पार्टी है, वो अपने विपक्षी पार्टियों को दबाती है कि नहीं दबाती, ठीक है, वो नहीं दबाती, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, ना कि अधिनायकवाद। लेकिन जिन देश में अधिनायकवाद होता है वहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ, जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं, उनको दबा दिया जाता है, और जितने भी हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप और
दबाव समूह उनको भी दबा दिया जाता है, क्योंकि सभी की आवाज़ को कुचला जाता है यहाँ पर अधिनायकवादी शासन में। राजनीति में नागरिकों की भागीदारी कम होती है, अक्सर राज्य द्वारा स्वीकृत गतिविधियों तक ही सीमित रहती है, जिनका उद्देश्य जन समर्थन की छवि पेश करना होता है। यानी कि दोस्तों, जिस देश में अधिनायकवाद शासन होता है वहाँ पर जनता को बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता कि आपके लिए कैसा कानून बनाएं, क्या इसके अंदर ऐड करें अपन ताकि आपका कल्याण हो, तो कोई नहीं पूछता जनता को। सूचना पर नियंत्रण, जो राज्य है वही मीडिया और सूचना के प्रवाह को नियंत्रण करता है और जनमत को आकार देने और राजनीतिक वृत्तांत को प्रबंधित करने के लिए सेंसरशिप और प्रचार का प्रयोग करता है। सेंसरशिप क्या होती है दोस्तों? जब किसी देश में अखबारों पर और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अगर बैन कर दिया जाता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है, उस चीज़ को कहते हैं सेंसरशिप। तो यही होता है जिस देश में अधिनायकवाद शासन स्थापित होता है वहाँ पर मीडिया और सूचना के प्रवाह को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, वो राज्य के अधीन ही काम करते हैं। वहाँ पर लिमिटेड ही तो न्यूज़पेपर होते हैं, लिमिटेड ही सोशल मीडिया साइट्स होती हैं। दबाव और निगरानी, शासन व्यवस्थाएं असमिति को दबाने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए दमन, राज्य हिंसा और परिष्कृत निगरानी के मिश्रण पर निर्भर करती है। यानी कि दोस्तों, जिस देश में अधिनायकवाद होता है वहाँ पर लोगों के अधिकार, आवाज़ को दबाने के लिए राज्य है वो हिंसा का सहारा ले सकता है, यानी कि सेना और पुलिस के माध्यम से लोगों को कुचल सकता है, उनकी आवाज़ दबा सकता है। इसके अलावा सत्ता का प्रयोग अक्सर अनौपचारिक और मनमाना होता है, जहाँ पर नेता खुद ही कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं और वही न्यायपालिका को चलाते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका उस देश में रबर स्टाम्प के रूप में काम करते हैं। जैसे कि मान लो मैं किसी देश का एक नेता हूँ, ठीक है, और मैं अधिनायकवाद शासन के तहत काम करूँगा, तो दोस्तों मैं जैसा कहूँगा वैसे ही जो अदालतें हैं वो निर्णय सुनाएंगी, ठीक है। तो वो एक न्यायपालिका जो है वो रबर स्टाम्प की तरह, कठपुतली की तरह काम करेगी। और ऐसे कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे नहीं होते जो नागरिकों को वास्तव में प्रतिस्पर्धी विकल्पों में से अपने नेताओं को चुनने की अनुमति देते हो, जिससे कि शासकों या सत्तारूढ़ दलों को अनिश्चित काल तक बना रहने की अनुमति मिल जाती है। यानी कि दोस्तों, यहाँ के जो नेता होते हैं, अधिनायकवादी शासन के नेता, वो लंबे समय के लिए और पता नहीं कितने समय तक शासन में रहेंगे। जैसे कि भारत में तो फिक्स है भाई 5 साल तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काम करेंगे। अधिनायकवाद शासन के उदाहरण देख लो बस, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का नाजी शासन था और जोसेफ स्टालिन का सोवियत संघ में शासन था। क्वेश्चन नंबर 5, सैन्य शासन की विशेषताएं बताओ। देखो, ये अधिनायकवाद शासन था जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शासन में एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति या फिर जो 5-6 सैनिक अधिकारी हैं, सैन्य जुंटा, ठीक है, वो सब मिलकर के अगर शासन चलाएं तो अधिनायकवाद शासन होगा। तो दोस्तों, अधिनायकवाद और सैन्य शासन में अंतर क्या रह गया? फिर सैन्य शासन भी वही तो होता है जिसमें 5-6 जो सैनिक अधिकारी हैं, बड़े सैनिक अधिकारी जैसे कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, मेजर है, ये सब मिलकर के देश को चलाएं। तो अंतर बस ये है कि अधिनायकवाद शासन का एक टाइप है सैन्य शासन, ठीक है। विशेषता वही सब लिख सकते हो आप। तो ये अधिनायकवादी शासन का ही एक उप प्रकार है। एक सैन्य जुंटा या एक अकेला जो सैनिक अधिकारी है वही पूर्ण सत्ता रखता है, जिससे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को दरकिनार कर दिया जाता है। यानी कि वही कंट्रोल करता है, वही शासन व्यवस्था चलाता है, एक सैनिक अधिकारी, है ना, या फिर सैनिकों का समूह भी चला सकता है, जिसे सैन्य जुंटा मैं कह रहा हूँ बार बार। ऐसा देश जहाँ पर सैनिक व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, सैन्य शासन है, मिलिट्री रिजाइम्स, वहाँ पर राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, संघों और असहमति पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि कोई भी पार्टी नहीं होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और किसी भी सहमति असहमति को मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। सैनिक अधिकारी नहीं मानते हैं और सैनिक अधिकारी अपने जनता को आवाज़ को दबाने के लिए बल का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा सूचना पर नियंत्रण होता है। वही आप लिख सकते हैं कि कोई भी नागरिक है वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, सैन्य शासन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। इसके अलावा नेता है, जो सैनिक नेता हैं, ठीक है, या सैन्य अधिकारी, वो युद्ध वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, अपने नागरिकों पर बार बार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते रहते हैं, उनको दंड देते रहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा उस देश में भाषण, सभा, प्रेस के अधिकार बुरी तरह से कुचल दिए जाते हैं। कोई भी भाषण नहीं देगा, ठीक है, कोई भी है वो न्यूज़पेपर है वो नहीं निकालेगा, अपने विचार नहीं रख सकता है। उत्पत्ति संरचना कैसे होती है? देखो, आमतौर पर क्या होता है कि सरकार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लग जाती है। फिर वहाँ के जो सैनिक अधिकारी वो सोचते हैं कि भाई ये तो नेता हैं, पैसा खा रहे हैं, क्योंकि क्यों ना इनको गद्दी से हटा कर या इनका कत्ल करके, उनको मार करके हम गद्दी पे बैठ जाएं। तो ऐसे एक सैन्य शासन स्थापित होता है, ठीक है। इसमें देखो, यद्यपि इसका नेतृत्व सैन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता, लेकिन इसमें अक्सर नागरिक नौकरशाह यानी कि सैनिक अधिकारी, एक मान लो कोई बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी है, वो देश को चलाएगा, लेकिन वो अपने साथ अपनी हेल्प करने के लिए
उसकी हेल्प कौन करेगा? जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, जिसको नौकरशाह मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि भारत के अंदर IAS IPS क्या है, एक नौकरशाही तो है, ये लोग उसकी मदद करेंगे। और जितने भी टेक्नोलॉजी जानने वाले हैं, जितने भी मैनेजमेंट वाले हैं, वो भी उस सैनिक अधिकारी की मदद करेंगे सैन्य शासन चलाने के लिए। सैन्य शासन के उदाहरण देखो देखो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है चिली, वहाँ पर हुआ 1973 और 90 के बीच में। ऐसे ही अर्जेंटीना, ब्राज़ील और युगांडा, ये अफ्रीका का देश है युगांडा, जहाँ पर 1971 में सैन्य शासन था। और म्यांमार देख ही सकते हैं दोस्तों, हाल ही की घटना 2021 में यहाँ पर सैन्य शासन स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक सैन्य संबंध का अर्थ बताते हुए भारत तथा चीन में नागरिक सैन्य संबंधों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आप नागरिक सैन्य संबंध बता दो कि देखो, किसी राष्ट्र की सेना, किसी भी देश की सेना और उसके जो नागरिक समाज हैं, यानी कि हम लोग, इनके बीच में जटिल परस्पर क्रिया, यानी कि हमारी रक्षा करने के लिए दूसरे देश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए तो सेना बॉर्डर पे खड़ी है। ठीक है, तो हमारे और सेना के बीच में जो संबंध है, जिसमें सरकार के भीतर सशस्त्र बलों के नियंत्रण, सरकार है दोस्तों वो सेना को कंट्रोल करती है ना। कई बार तो होता है कि भाई सेना ही सरकार को कंट्रोल कर ले, तो जो सरकार के भीतर सशस्त्र बलों के नियंत्रण, निगरानी और एकीकरण पर केंद्रित है, यानी कि ऐसा संबंध जिसमें सेना, नागरिक और सरकार के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिक सैन्य संबंध कहलाता है। यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सेना राज्य की सेवा करे, ना कि उसे नियंत्रित करे। भाई सेना को क्यों बनाया गया है? देश की रक्षा के लिए ना, तो देश की रक्षा ही करे, राजनीति ना करे। ठीक है, तो भारत में नागरिक सैन्य संबंध कैसे रहे हैं दोस्तों, वो पढ़ लो। भारत में नागरिक सैन्य संबंध हमेशा स्वस्थ रहे हैं। भारतीय सेना कार्यपालिका के अधीन होकर ही काम करती रही है, चाहे वो चीन का युद्ध हो 1962 वाला या 65 का पाकिस्तान के साथ, 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। ठीक है, उसमें भी जो भारत के नेता थे, जो बड़े नेता थे, है ना, तो उनकी बात है वो सैनिक अधिकारी मान रहे थे। यानी कि भारत में तो नागरिक सैन्य संबंध स्वस्थ है। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक जगह मतलब एकीकृत कर दिया गया, यानी कि जब भी मान लो किसी देश के साथ में युद्ध होता है, तो भारत की जो नेवी है, एयरफोर्स है, जो आर्मी है, तीनों सेनाओं को कमांड देने के लिए, एक साथ नेतृत्व देने के लिए एक पद का निर्माण किया गया, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कमेंट करके बताओ भारत का वर्तमान में CDS कौन है, यानी कि भारत की सेना का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। इसके अलावा दोस्तों थोड़े बहुत कमियां भी रह जाती हैं, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रथाओं पर आधारित इस प्रणाली में शीर्ष सैन्य भूमिकाओं के लिए स्पष्ट परिभाषाओं का आज भी अभाव है, यानी कि कौन सा सैनिक अधिकारी वो किस तरह से अपने टुकड़ियों को, अपने सैनिकों को किस तरह से कमांड करेगा, किस तरह से नेताओं की बातों को फॉलो करेगा, क्या उसके प्रोटोकॉल होंगे, तो वो आज भी अपन मतलब ब्रिटिश सैन्य अधिकारी भारत में जो नियम अपनाते थे, वैसे ही हमारी सेना कुछ नियम है वो ब्रिटिश काल के ही अपना रही है, जिसमें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो सैनिक अधिकारी हैं वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, तो जिससे प्रभावी निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में नागरिक और सैन्य संबंध, चीन में नागरिक और सैन्य संबंध कैसा, कोई भाई देख लो, चीन में भी बात मानती है, सेना बात मानती है। भाई चीन में नागरिक और सैन्य शक्ति के बीच संबंध, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देखो चीन में साम्यवादी सरकार का नाम क्या है, जो साम्यवादी विचारधारा पे काम करती है, वहाँ की सरकार का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चीन की सरकार का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP। और चीन की सेना का नाम क्या है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये चीन की सेना का नाम है PLA। तो जो CPI पार्टी है वो अपनी सेना PLA पर पूरा नियंत्रण रखती है। इस नीति का उद्देश्य तकनीकी उन्नति, यानी कि सेना क्या करती है, देश के विकास में भी योगदान देती है, देश की तकनीक में भी योगदान देती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देती है, और नागरिकों की रक्षा भी करती है। और शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से इसके कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, यानी कि जो शी जिनपिंग वहाँ के प्रमुख नेता हैं वही सेना की देखरेख करते हैं और एक सुसंगत रणनीतिक ढांचा तैयार करते हैं। माओ जेडोंग दोस्तों चीन का एक नेता रहा है, चीन का नेता रहा है माओ जेडोंग। इसके टाइम से ही विकसित प्रणाली थी ये, और माओ जेडोंग से ही दोस्तों सैन्य आधुनिकीकरण किया गया, यानी कि सेना को बड़े हथियार, अच्छे हथियार वगैरह दिए गए। पारंपरिक सीमाओं को धुंधला करते हुए AI, यानी कि दोस्तों आज है वो चीन की जो सेना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहायता ले रही है युद्धों में। ठीक है, सैन्य रणनीति में क्वांटम कंप्यूटिंग का सहारा ले रही और एरोस्पेस जैसी टेक्नोलॉजी का इस जो प्रयोग है वो कर रही है, ताकि वो देश की सुरक्षा कर पाए। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आ सकता है भाई 20 नंबर का। यह विशेषता भी आ सकती है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता बताओ।
जैसे भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है, भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको कहते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका होती है, जिसको मंत्रिपरिषद में कह रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि बीजेपी पार्टी की सरकार है और बीजेपी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं देश को, पार्टी को भी लीड कर रहे हैं, और ये मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करते हैं। इसके मतलब मंत्रिपरिषद में अलग अलग नेता होते हैं अलग अलग मंत्रालयों के। तो कार्यपालिका विधायिका से बनती है, यानी कि मंत्री पहले तो सांसद बनेगा। बीजेपी पार्टी का जो अगर किसी को मंत्री बनना है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा होना है, तो उसको पहले सांसद बनना पड़ेगा, यानी कि उसको लोकसभा के चुनाव जीतने पड़ेंगे, सांसद होगा, तभी तो बीजेपी पार्टी अपने फेवरेट कैंडिडेट को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेगी। देखो बीजेपी पार्टी में नेता तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सांसद भी हैं, लेकिन क्या सभी को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है? नहीं दी गई, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या सिस्टम है संसदीय व्यवस्था के तहत कि भाई अगर किसी नेता को मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका का हिस्सा बनना है तो उसको पहले सांसद बनना पड़ेगा, ठीक है। और भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि भारत में चाहे विदेश मंत्री है, चाहे रक्षा मंत्री है, चाहे वित्त मंत्री है, कोई भी अपने मनमाने कानून नियम नहीं बना सकते, उसको विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबल होती है कार्यपालिका, ठीक है। आगे देखो भाई, संसदीय व्यवस्था में प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है या राज्यपाल जिसको कहते हैं अपन, नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर है, ताकत है, भारत में प्रधानमंत्री की है ना, ये वास्तविक प्रमुख है। और जवाबदेही देख लो, अकाउंटेबिलिटी, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, यानी कि मंत्रिपरिषद कोई भी ऐसा कानून नहीं लाके ले आ सकती है जो कि भारत की नागरिकों और भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचा सकती है। अगर ऐसा कोई कानून लेके आती है मंत्रिपरिषद, तो दोस्तों विपक्षी जो पार्टियां वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती हैं, जिसकी सहायता से पूरी सरकार को, जो करंट में गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको हटाया जा सकता है। किसकी सहायता से? अविश्वास प्रस्ताव की सहायता से मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, सरकार गिर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद वो संसद के प्रति सामूहिक कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल है। सदस्यता, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी तो किसी संसदीय क्षेत्र से जीत के आए हैं। मुझे बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से जीत के संसद में आए हैं? इसके अलावा संसद के समर्थन पर निर्भर होने के कारण कभी कभी अस्थिर हो सकती है, यानी कि बात बात पे संसद के समर्थन पर निर्भर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत, ब्रिटेन, कनाडा में संसदीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था, भाई ये राष्ट्रपति व्यवस्था बोल सकते हो आप, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी इसको कहते हैं, अमेरिका जैसे देशों में लागू है। देखो अमेरिका की जब बात आती है तब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति सब कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ पे अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षीय व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होती हैं, अलग अलग होती हैं, और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होती है। भारत में तो मिली होती हैं भाई, विधायिका का तो हिस्सा होती है कार्यपालिका, अलग से थोड़ी होती है कार्यपालिका। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो विदेश मंत्री है वो विधायिका का भी हिस्सा है ना, वही तो फिर कार्यपालिका का हिस्सा बन गया। कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद, ठीक है। लेकिन अमेरिका में अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। देखो अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यकारी शक्ति उसी के पास में होती है। राष्ट्रपति पावरफुल होता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति। जवाबदेही देख लो, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यानी कि आपने सुना है कभी अमेरिका के राष्ट्रपति हटा दिया, क्योंकि बहुत कठिन प्रक्रिया अपने आप में, इम्पीचमेंट कहते हैं भाई। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? महाभियोग। इसके अलावा अध्यक्षीय प्रणाली में सदस्यता, मेंबरशिप कैसे मिलती है? मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, जैसे कि भारत में तो होते हैं मंत्री, जैसे कि हमारा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वो संसद के सदस्य हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होते मंत्री। और विधायिका के प्रति वो सीधे जवाबदेह भी नहीं होते, वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। जवाबदेह का मतलब क्या है? जैसे कि आप अपने घर वालों के प्रति जवाबदेह हो, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि घर वालों का जो सर है वो नीचे हो जाए, ठीक है। सब कुछ काम है सोच समझ के करोगे ना। तो वैसे ही दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो मंत्री है वो राष्ट्रपति को बुरा ना लगे ऐसा कोई काम नहीं करेगा, वो विधायक के
प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। स्थिरता देखो, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित और स्थिर होता है यहाँ पे, क्योंकि जनता द्वारा वो सीधे चुने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील और फिलीपींस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संघीय व्यवस्था व एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है। देखो, संघीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, तो यहाँ पे विशेषता बता दो। पहला तो है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जैसे कि संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट भी कहते हो दोस्त, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारत में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि संघ सूची में कुछ विषय हैं, कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि रक्षा संबंधी मामले, विदेश संबंधी मामले, ये विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जिन पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची के विषय कहलाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकते हो। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, ऐसी सूची जिसमें जो विषय लिखे गए हैं, जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय जैसे कि वन है, पुलिस है, वो राज्य सूची, यानी कि जैसे कि राजस्थान में वनों से संबंधित, जंगल से संबंधित कोई कानून बनाता है तो केंद्र सरकार थोड़ी बनाती है, राजस्थान विधानसभा में ही कानून बनाए जाते हैं। समझ गए? तो संघीय व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, यहाँ पे संविधान लिखित होता है, और सभी सरकारों यानी कि केंद्र और राज्य से भी ऊंचा संविधान होता है यहाँ पे, जिससे अधिकारों की स्पष्टता रहती है। यानी कि जैसे केंद्र सरकार को कहाँ से अधिकार कर्तव्य मिले हैं? संविधान से ही मिले हैं। दोहरी सरकार होती है भाई, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। जैसे केंद्र में अलग सरकार बीजेपी पार्टी और राजस्थान में अलग सरकार है, या महाराष्ट्र में अलग सरकार है। तो सरकार के दो स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य में दो स्तर होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जैसे कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र व राज्यों के बीच स्पष्ट विवादों का स्पष्ट निपटारा करती है, जैसे भारत। द्विसदनीय विधायिका, जैसे कि भारत में दोस्तों जो उच्च सदन है या फिर अपर हाउस जिसको आप बोलते हो, उसको क्या कहते हो? ठीक है, तो भारत में दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये द्विसदनीय विधायिका हो गई। दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में जहाँ नागरिक देश और राज्य दोनों के नागरिक होते हैं, भारत में ऐसा नहीं होता। अरे जैसे कि कोई बिहार का बंदा है, क्या बिहार की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होती है क्या? उसके पास में एक आधार कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है वह भारत का नागरिक है, वह भारत का सिटीजन है। लेकिन अमेरिका के जैसे कि कोई न्यूयॉर्क से संबंध रखता है, न्यूयॉर्क से रहने वाला है या सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला है, तो उसके पास में सैन फ्रांसिस्को का भी जो आधार कार्ड है वो रहेगा नागरिकता का, और उसके पास अमेरिका का भी रहेगा। इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। ये भारत में नहीं है, केवल अमेरिका में है। देखो ये संघीय व्यवस्था किन देशों में है? आप कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख सकते हो, ठीक है, और भारत भी आप लिख सकते हो। एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, यूनिटरी सिस्टम, तो शक्तियों का केंद्रीकरण यहाँ पे होता है। मतलब केंद्रीकरण का मतलब एक जगह सारी शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती है। सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती है, प्रांतीय स्थानीय सरकारें केंद्र के अधीन होती है और आदेश मानती रहती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई राजस्थान की जो सरकार है वो हर कहना केंद्र का नहीं मानती, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है। राजस्थान की सरकार को भी अपने अधिकार मिले हुए, लेकिन जिस देश में एकात्मक व्यवस्था है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही माननी पड़ेगी, वो पावरफुल हो जाएगी। एकल सरकार होती है यहाँ पे, मुख्य रूप से सरकार का एक ही स्तर होता है। अतः जो अन्य इकाइयाँ हैं, जो मतलब छोटे मोटे विभाग हैं, कोई छोटी मोटी सरकार है, वो तो सिर्फ प्रशासनिक सहायता के लिए ही होती है। लचीला संविधान होता है। संविधान जिस देश में एकात्मक यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ पर संविधान है वो लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ, ठीक है। लचीला हो सकता है, यानी कि उनके अंदर बदलाव हो जाता है, जैसे केंद्रीय विधायिका जिसे आसानी से बदल सकती है। जिस देश का संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, उस संविधान को बदलना भी आसान होता है। एकल नागरिकता, सभी नागरिक एक ही देश के नागरिक होते हैं, कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। शक्तियाँ केंद्र द्वारा आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित यानी कि शिफ्ट की जा सकती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर्स दे सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है ना, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन देशों के अंदर एकात्मक व्यवस्था है। आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है ना समझ में? 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं पास हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दल का अर्थ बताकर राजनीतिक दलों के कार्य बताए।
है ना, आपको डेफिनेशन बतानी और फंक्शंस बताने किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है कि भाई समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से सत्ता हासिल करना है। जैसे कि दोस्तों बीजेपी पार्टी है ना, थोड़ी दक्षिणपंथी पार्टी है, राइट विंग की पार्टी है। मतलब इसका सोच क्या है, हिंदू संस्कृति को और भारत की जो संस्कृति इसको पुनः इसका उत्थान करना, ठीक है। और अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच हो सकती है दोस्तों। जैसे कि बसपा पार्टी है वो अल्पसंख्यकों पे, गरीबों पर, SC ST पे ज़्यादा ध्यान देती है, बसपा पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। ऐसे ही दोस्तों AIM पार्टी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो कि एजुकेशन पे, मेडिकल में ज़्यादा ध्यान देती है। तो समान विचारधारा वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जिसका उद्देश्य चुनाव के माध्यम से गद्दी या सत्ता हासिल करना है और सरकार बनाकर देश या राज्य की नीतियों को प्रभावित करना होता है। जैसे कि आम आदमी की पार्टी बन गई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित, परिवहन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां बनाएंगी। ये दल यानी कि ये जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को चुनावों में खड़ा करती है, यानी कि जो इनके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता का समर्थन जुटाकर सरकारी पदों पर आसीन यानी कि नेता बन जाते हैं। फिर जैसे कि आम आदमी के जो पार्टी के जो विधायक हैं वही पंजाब विधानसभा में पहुंचेंगे ताकि वो अपने नीतियों और एजेंडे को लागू कर सके। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य देख लो भाई, ठीक है। पहला है चुनाव लड़ना। कोई भी राजनीतिक दल है वो उम्मीदवारों को चयन करता है और उन्हें चुनाव में खड़ा करते हैं ताकि वे जीतकर सत्ता में आ सकें। दूसरा है सरकार बनाना और चलाना। चुनाव जीतने के बाद में दल यानी कि जो पार्टी होती है सरकार बनाती है, जैसे कि बीजेपी पार्टी, उसको पता है कि भाई हमारे पास में बहुमत आ चुका है, हम जीत चुके हैं चुनाव, तो वो अपने सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करेगी, सरकार बनाएगी और नीतियों कार्यक्रमों को लागू करेगी जिससे कि शासन चलता रहे। जनमत तैयार करना और शिक्षा देना। जो राजनीतिक पार्टी हैं वो जनता को राजनीतिक मुद्दों, जैसे कि दोस्तों प्रधानमंत्री की और अन्य नेताओं की रैलियां होती हैं, ठीक है, तो वो राजनीतिक मुद्दों को समझाते हैं, समस्याओं को भी समझाते हैं और ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी को वोट देना आप, हम आपके क्षेत्र की समस्याओं को हल कर देंगे, जिससे लोग जागरूक होते हैं, शिक्षित होते हैं। नीति निर्माण देखो भाई, वे सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करते हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार समाज का मार्गदर्शन करते हैं। विपक्ष की भूमिका क्या है? जो दल सत्ता में नहीं होते विपक्ष में बैठकर सरकार पर निगरानी रखते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं और जनता का समर्थन जुटाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी बीजेपी पार्टी की सरकार है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, और DMK पार्टी है, बसपा है, सपा पार्टी है यानी कि समाजवादी पार्टी जिसके मुख्य चेहरा अखिलेश जी हैं। तो ये सब विपक्ष में भी बैठे रहते हैं, ठीक है। तो विपक्ष में बैठकर भी सरकार पर की जो एक्टिविटीज़ है उन पर निगरानी रखते हैं, समाज को जोड़ते हैं। दल जो पार्टी होती है समाज के विभिन्न वर्गों, हितों और विचारों को एक मंच पे लाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं जिससे एकता बढ़ती है। जनता और सरकार के बीच में सेतु का यानी कि पुल, यानी कि दोस्तों जनता अपनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो किसको बताती है? नेताओं को बताती है और नेता हैं फिर सरकार को बताते हैं। तो एक पुल की तरह काम करती हैं पार्टियां। सामाजिक विभाजनों को दर्शाना, देखो राजनीतिक दल समाज के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि वे किसके हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई पार्टी है वो किसानों की पार्टी हो सकती है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी, ठीक है, बहुत फेमस पार्टी थी, किसानों के लिए काम करती थी। कोई पार्टी मजदूरों के लिए ज़्यादा काम कर सकती है, कोई पार्टी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा काम कर सकती है। ये सामाजिक विभाजन को भी दर्शाती हैं पार्टियां। आगे चलते हैं भाई, दबाव समूह की पद्धतियां और युक्तियां बताओ। इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो दबाव समूह क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो लिख देना आप एग्जामिनर पर, मतलब जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि भाई इस बंदे ने बहुत अच्छे से लिखा है। दबाव समूह की पहले डेफिनेशन बताई है और दबाव समूह किस तरह से काम करते हैं, है ना, वो किन तरीकों का उपयोग करके सरकारों पे दबाव बनाते हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, तो वो लिख दिया फिर, है ना। तो बटे में बटे भी ला सकते हो यार। दबाव समूह ऐसे संगठित व्यक्तियों का समूह होता है जो सीधे सत्ता में आए बिना अपने विशेष हितों जैसे कि श्रमिक अधिकार यानी कि मजदूरों के जो अधिकार हैं, पर्यावरण और व्यापार के अधिकारों को साधने के लिए सरकार की नीतियों और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जनमत यानी कि जनता के विचार, जनता की सोच। तो दोस्तों जैसे कि जो मजदूर नेता हैं, क्या वो सरकार में आते हैं कभी? क्या वो दिल्ली के अंदर बैठते हैं कभी? लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठते, लेकिन वो सरकार पे दबाव बनाते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह करके नेताओं से मिल करके, ताकि वे मजदूरों के जो अधिकार हैं या पर्यावरण प्रेमी हैं दोस्तों, है ना, या व्यापारियों के भी तो कुछ दबाव समूह है, ताकि
सरकार है व्यापारियों के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये समूह चुनाव नहीं लड़ते। अरे कभी कोई स्टूडेंट्स का नेता चुनाव लड़ता है क्या? सुना है कभी सांसद का चुनाव लड़ रहा है? नहीं, वो तो विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रेशर बनाता है, ठीक है, सरकार पे। ये समूह चुनाव नहीं लड़ते बल्कि लॉबिंग अभियान, लॉबिंग मतलब क्या होता है? किसी नेता से मिलना, ठीक है, और जन समर्थन जुटाकर नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। लॉबिंग क्या होता है भाई? देख लो, ये पहला तरीका है। देखो पद्धतियाँ और युक्तियाँ का मतलब क्या है? कौन से तरीके हैं या कौन से मेथड दबाव समूह अपनाते हैं? पहला लॉबिंग, यह सबसे प्रत्यक्ष तरीका जिसमें समूह के सदस्य सरकारी अधिकारियों जैसे कि विधायकों मंत्रियों से मिलकर अपनी मांगों को रखते हैं और नीतियों में बदलाव के लिए उनको मनाते हैं कि भाई उनके घर में नेताओं का बंगले में जाकर के गार्डन में मिलते हैं उनसे और कहते कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपकी सरकार है वो हमारे हित में काम नहीं करे। जैसे कि फिक्की, फिक्की की फुल फॉर्म लिखना भाई। फिक्की क्या है? फिक्की जैसा व्यावसायिक समूह अक्सर लॉबिंग करता है। इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं, व्यापारियों का एक समूह है फिक्की। लॉबिंग समझ गए हो? आगे चलते हैं जनमत और जनसंचार। देखो दबाव समूह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के यानी कि मीडिया को बुला लेंगे, लेख लिख देंगे, है ना, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का उपयोग करके अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। जनता को किसी भी मुद्दे जैसे कि सूचना का अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी नेता मेधा पाटेकर है ना, इसके बारे में जागरूक करते हैं जनता को। आर्थिक दबाव, आर्थिक दबाव भी डाल सकते हैं दबाव समूह, जैसे कि हड़तालें और बंद कर दिया बाजार, जैसे कि मजदूर संघ है, ये कहते कि भाई पूरा भारत बंद रहेगा, इससे क्या है भारत का जो आर्थिक गतिविधि होती है यानी कि ट्रक वगैरह है, चक्का जाम हो जाएगा। आर्थिक दबाव बनाते हैं सरकार पर, किसी भी उत्पाद या सेवा का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध और आंदोलन, विरोध और आंदोलन, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। दबाव समूह क्या करते हैं कि भाई शांति से भी प्रदर्शन करते हैं, रैली करते हैं, घेराव करते हैं, जैसे कि दोस्तों चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोगों ने किया। और बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को खड़ा करते हैं, जैसे कि किसान मजदूर शक्ति संगठन द्वारा आरटीआई आंदोलन चलाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई आंदोलन चलाया गया था भाई किसान मजदूर शक्ति संगठन के द्वारा। तो ये विरोध और आंदोलन के माध्यम से भी दबाव डालते हैं। संस्थागत तरीके क्या है? इंस्टीट्यूशनल मेथड्स, सरकार की आधिकारिक समितियां और आयोगों में शामिल होकर विशेषज्ञ राय देना, जैसे कि सरकार ने कोई कमेटी बनाई, जैसे कि भारत सरकार ने 2020 में जो कृषि के कानून थे वो वापस से ले लिए, मोदी सरकार ने ले लिए ना, दिल्ली में काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ था, तो सरकार ने समितियां बनाई थी। उन समितियों में वो जो किसानों के नेता थे वो जाते थे, ठीक है, अपनी राय रखते थे। तो ये भी एक तरीका है, संस्थागत तरीके में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अदालतें हैं वहाँ पर जाकर के जनहित याचिका PIL दायर कर सकते हैं, कानूनी तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चुनावी हस्तक्षेप, किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन दे दिया या उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं दबाव समूह अपनी मांगे पूरा करवाने के लिए, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग और किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बताते हुए इसके लाभ और हानियां बताएं। देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR। तो एक प्रकार की ये चुनावी प्रणाली है जहां पार्टियों को मिलने वाली सीटों की संख्या उनके द्वारा प्राप्त वोटों के प्रतिशत के समानुपाती या अनुपातिक होती है, जिसका लक्ष्य होता है कि भाई हर वोट को महत्व देना और विधायिका में विभिन्न राजनीतिक विचारों का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से समझो, किसी भी पार्टी को मान लो 10% वोट मिले तो उसे टोटल भी 10% ही सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उसको 50% सीटें मिल गई। भाई जितना आपको वोट मिला है, जैसे कि 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट में आपको 10% वोट मिले यानी कि 10,000 वोट मिले, तो 10,000 के हिसाब से ही आपको सीटें मिलेंगी, 10% सीटें मिलेंगी। जैसे कि 500 सीट है तो आपको 50 सीट मिल जाएगी। तो जैसे कि जितने वोट मिलते हैं ना उतनी ही सीटें मिलेंगी आपको। ऐसे ही किसी पार्टी को 20% वोट मिले तो 20% सीटें मिल जाएंगी। ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्त? हर वोट को महत्व देना, यानी कि किसी गरीब ने या किसी मान लो किसी भी वर्ग ने, डॉक्टरों ने, व्यापारियों ने, SC ST के लोगों ने, है ना, कहीं कुछ भी लोगों ने, ठीक है, जनजातीय लोगों ने अपना वोट अगर दिया है किसी को भी, उस वोट का भी एक महत्व होगा। क्योंकि दोस्तों आपको अपने वोट के हिसाब से जिस पार्टी को वोट डालोगे, जिस बंदे को वोट डालोगे, वो बंदा अगर जीत गया तो वो आपकी आवाज़ वहाँ पे उठाएगा। जो अक्सर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर बहुत सारे मेंबर खड़े रहे चुनाव के लिए, और पार्टी सूचियां जहां पे बनती है, जहां पर जो एक पार्टी होती है अपने नेताओं की सूचियां निकाल देती है, जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड में, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली करवाई जाती है, जहां पर
सीटों के अनुपात में उसको वोटों के अनुपात में उसको सीटें मिलती हैं। इसके लाभ क्या है दोस्तों, आ सकता है सवाल, ध्यान दो। अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व, जैसे कि मान लो किसी भी देश में ए धर्म के व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, मतलब 100 में से 80 जो व्यक्ति वो ए धर्म के हैं, बी धर्म के व्यक्ति 20 हैं, तो भाई जो 20 लोग वोट दे रहे हैं ना वो दूसरे धर्म के हैं, वो जिसको भी दे रहे हैं वो जीतेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई चाहे आपको वोट कितने भी मिले, आपको उसी हिसाब से सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता भारत में, जैसे कि मान लो किसी भी विधायक को मान लो 3,50,000 वोट मिल गए और एक विधायक को जो उसके विपक्ष में खड़ा था उसको मिल गए 3,80,000, तो वो 3,80,000 वाला जीत गया ना, जीत गया वो, ठीक है। 3,50,000 वोट तो फालतू वेस्ट ही चले गए, तो वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया उस क्षेत्र की जनता को। मतलब ऐसे इलाके जिन्होंने वोट दिए होंगे उस नेता को जिसने 3,50,000 वोट पाया, तो भाई उस क्षेत्र के नेताओं को तो कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं मिलेगा, तो ये अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, क्योंकि यहाँ पर आप चाहे कम वोट दो फिर भी आपका जो नेता है वो विधायकों में पहुँच जाएगा, चाहे वो संख्या में कम पहुँचे, ठीक है। तो यह प्रणाली सुनिश्चित करते कि छोटे दलों और जाति सामाजिक अल्पसंख्यकों को भी उनके वोट प्रतिशत के अनुपात में सीटें मिले, जिससे वे संसद में अपनी आवाज़ उठा सके। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये प्रणाली है दोस्तों भारत में यूज की जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री के चुनाव में, जहां पर दोस्तों हारने वाला जो कैंडिडेट है उसको वोट जितने भी मिलते हैं वो वोट है वो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में नहीं होता। इसके अलावा मतदाताओं को कई दलों के बीच चुनाव करने का मौका भी मिलता है, जिससे कि वे अपनी पसंद के अनुसार अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक पार्टी है ना, एक पार्टी मान लो जर्मनी की कोई एक पार्टी है, उसने अपने 10 कैंडिडेट है वो खड़े कर दिए, तो 10 में से किसी को भी आप वोट दे सकते हो। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। इसके अलावा मतदान प्रतिशत में वृद्धि होती है, जब मतदाताओं को लगता है कि भाई उनका वोट गिना जाएगा, वे मतदान के लिए आगे आते हैं, मोटिवेट होते हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ता है। व्यापक सहमति, गठबंधन सरकारों के बनने से नीतियाँ बनाने में अधिक सहमति समावेशिता आती है। यानी कि मान लो सरकार है, कोई भी नीति कोई भी कानून बना रही है, तो उसके अंदर हर धर्म का व्यक्ति शामिल होगा, हर वर्ग का, हर जाति का, नस्ल का जो मतलब जीत के आया हुआ है वो शामिल होगा, और अधिक समावेशी टाइप की नीतियाँ बनेंगी। समावेशी का मतलब क्या होता है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल हो। इसके अलावा हानियाँ भी हो सकती है, जैसे कि अक्सर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनती हैं जो अस्थिर हो सकती है, बार बार गिर सकती है। इसके अलावा यह प्रणाली मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की तुलना में समझना और संचालित करना अधिक जटिल हो जाता है। आप समझ नहीं पाओगे कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सिंपल बता दिया कि भाई अगर आपकी पार्टी को 20% वोट मिले हैं तो 20% सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन गणना होती है यही आपस में जटिल हो जाती है। चरमपंथी दलों को बढ़ावा दे, दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी विचार रखने वाले जो लोग हैं वो संसद में आ जाएंगे, है ना, जिससे कि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। आगे चलते हैं। सूची प्रणाली में उम्मीदवार सीधे मतदाता के बजाय पार्टी द्वारा चुने जाते हैं, जिससे स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि के बीच सीधा संबंध कमजोर हो सकता है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई पार्टी है वो अपने नेताओं की लिस्ट निकालती है और उन्हीं नेताओं की लिस्ट में से आपको एक चुनना होता है। तो यहाँ पर पार्टियाँ डिसाइड कर रही है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, जनता थोड़ी डिसाइड कर रही है। जनता को तो सिर्फ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चॉइसेस दी जा रही है, उन चॉइस के अलावा वो किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कमी है ये, इसका हानि है किसका, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, पीआर सिस्टम का ये नुकसान है कि इसमें निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जिस इलाके से जो नेता खड़ा हो रहा है वहाँ के जो लोग हैं वो उससे संबंध नहीं स्थापित कर पाते, अच्छे से कमज़ोर हो जाता है संबंध। क्वेश्चन नंबर 12, विकासशील राज्य में राज्य की प्रकृति बताइए। दोस्तों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, अर्जेंटीना, ये सब विकासशील राज्य हैं। यहाँ पर राज्य किस तरह से काम करता है, तो जैसे कि भारत का एग्जाम्पल लेंगे अपन, डेवलपिंग नेशन है भारत, आर्थिक विकास पर फोकस किया जाता है। राज्य सबसे आशाजनक क्षेत्रों में निवेश करता है और उद्योगों को सब्सिडी, विनिमय दर और अन्य नीतियों के माध्यम से विकसित करता है। देखो भारत सरकार सिर्फ पैसा वहीं लगाती है जिससे कि आउटपुट मिल सके। जैसे कि भारत सरकार अभी उद्योग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है, रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है, क्योंकि उनको पता है कि यार आने वाले टाइम पे यही अपने को मुनाफा दे सकते हैं।
क्योंकि पैसा कम होता है भाई, विकासशील राज्य के पास में पैसा कम होता है। राज्य एक नियोजित दृष्टिकोण अपनाता ताकि संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित किया जा सके और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि हमारा हर साल बजट तैयार होता है, ठीक है, बजट के अंदर अलग अलग मंत्रालय को अलग अलग पैसा मिलता है, जिसमें सरकारी योजनाओं को कितना पैसा मिलेगा, तो एक नियोजित दृष्टिकोण बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि संसाधनों का बराबर तरीके से बंटवारा हो सके। रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सड़कें, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास कर सकती है। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे, स्कूल, मेट्रो, अस्पताल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा भी इसको बोलते हैं। तो किसी भी विकासशील राज्य में एक राज्य की प्रकृति ऐसी होती है, यानी कि भारत देश का ही एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है, तो रोजगार देने का काम ये सब, बिजली और सड़कें बनाने का काम ये सब करता है। आगे चलते हैं, राज्य का हस्तक्षेप। बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, जैसे कोई बिजनेस में ना ज़्यादा पैसा ना कमा ले, छोटे व्यापारी बचे रहें। जैसे कि और भी समझो आप, भारत सरकार है वो सब्सिडी देती है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को भी कंट्रोल करती है, जैसे कि ताकि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है वो बढ़ाया जा सके। जापान और दक्षिण कोरिया का मॉडल अपन अपनाते हैं और विदेशों से पूंजी और ऋण प्राप्त करके उद्योगों में निवेश करता है। यानी कि जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, तो दोस्तों जापान सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दिए तभी तो बना दिल्ली मेट्रो, और कुछ भारत सरकार ने लगाए। तो भारत जैसे कि विकासशील जो देश है ना, वो दूसरे देशों से पैसा उधार लेते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और लोन भी ले लेते हैं। मजबूत नौकरशाही और अभिजात वर्ग होता है यहाँ पे, गैर निर्वाचित नौकरशाही और सरकार अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कुल मिला के बात ये देखो, जैसे कि भारत देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, भारत सरकार उनसे पूछती है, संपर्क में रहती है, क्योंकि वो पैसे देते हैं भारत सरकार को रैली के लिए, प्रचार के लिए। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, जिनको मैं अभिजात वर्ग बोल रहा हूँ, वो सरकार के संपर्क में रहते हैं, सरकार की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसा वो बिजनेसमैन कहेंगे वैसा ही सरकार नीतियाँ बनाएंगी। कल्याणकारी राज्य की भूमिका देखो, नागरिकों कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पे जोर देता है, जैसे कि भारत में विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए और विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के कल्याण के लिए पेंशन वगैरह देता है। तो विकासशील राज्य में ऐसे भी राज्य सहायता देता है। संस्थागत चुनौतियाँ, अक्सर क्षमता और जवाबदेही की कमी होती है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो IAS वगैरह भी है वो भी पैसा खा लेते हैं भाई, वो भी घूसखोरी में लिप्त पाए जाते हैं, जिससे कि प्रशासनिक सक्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, 13, नागरिक समाज का विकासवादी परिप्रेक्ष्य बताओ। ये सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी है ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि आप और मैं किसी भी एक उद्देश्य के लिए, जैसे कि हमें दिल्ली के या फिर जयपुर के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तो मान लो हमारी सोसाइटी के, हमारे मोहल्ले के मान लो 10-12 लोग मिल गए, सरकार से हम कोई से सहायता पैसा वैसा नहीं लेंगे, हमारे पास कुछ पैसा है, उससे अपन गरीबों को पढ़ा सकते हैं, या फिर सोचा अपने शहर के पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए हम पेड़ पौधे लगा दें। तो ये नागरिक समाज होता है, जिस समाज का उद्देश्य कल्याणकारी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते भाई, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे नागरिक समाज आया है, वही आपको लिखना है। विकास कैसे हुआ, विकासवादी परिप्रेक्ष्य। प्राचीन जड़ें, यानी कि अगर पुराने टाइम की बात करें तो प्राचीन ग्रीस और रोम में, ग्रीस दोस्तों एक यूरोप का एक देश है, और रोम यानी कि जहाँ पे इटली है। प्राचीन ग्रीस और रोम में नागरिक शब्द का उपयोग रोमन गणराज्य के नागरिकों के लिए किया जाता, जो सार्वजनिक जीवन में भाग लेते थे। यहाँ यानी कि वहाँ के जो राजा थे या वहाँ के जो भी अधिकारी वगैरह रहे होंगे, वो जनता से पूछते थे किस प्रकार से पॉलिसीज़ बनाई जाए, और वहाँ की जो जनता है वो भी नागरिकों की भलाई करती थी। अरस्तु ने कोइनोनिया पॉलिटिके यानी कि सामाजिक समुदाय की बात की है, जो नागरिक कल्याण में लिप्त रहते थे, जिसे बाद में सोसाइटीज सिविलिस यानी कि नागरिक समाज के रूप में समझा गया, जो राज्य से एक अलग क्षेत्र था। देखो, राज्य भी हमारा कल्याण करता है, वेलफेयर करता है, बहुत सारे मुश्किल हालातों से हमें निकालता है। जन्म लेते हैं सरकारी अस्पताल में, तब भी दोस्तों पैसा मिलता है। मृत्यु हो जाती है तब भी गाड़ी भेजता है राज्य सरकार, राज्य है ना, नगर निगम की गाड़ी आती है ना डेथ के बाद में, सब वाहन जिसको बोलते हैं। हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी राज्य हमारी कितनी मदद करता है, स्कॉलरशिप देता है। नौकरी लगते हैं अपन, गवर्नमेंट नौकरी, उसमें भी सहायता कर रहा है। तो राज्य हमारे लिए क्या नहीं करता, लेकिन नागरिक समाज है दोस्तों, ये भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे कि ग्रीन पीस, आपने सुना होगा ग्रीन पीस है ना, एक संगठन है, नागरिक समाज है, जो कि पूरे दुनिया भर में काम करता है, ठीक है। और उसका काम क्या है, अगर पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे सवाल जवाब करना।
आगे चलते हैं मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक काल में। देखो मध्ययुग यानी कि 1000 ईस्वी के बाद में दोस्तों किस तरह से मतलब नागरिक समाज आगे बढ़ा। तो सामंती व्यवस्था में जहाँ पर जो सामंत था वो किसानों का शोषण करता था, यह सामंती प्रभुओं के कॉरपोरेट समूहों को संदर्भित करता जो शासक की शक्ति से अलग थे। यानी कि सामंती व्यवस्था के अंदर यूरोप की भी अगर बात करें अपन तो वहाँ पर राजा तो था, लेकिन कुछ सामंत जो थे उनका भी एक समूह था जो कि अपने कल्याण के लिए या फिर समाज के कल्याण के लिए कुछ कुछ नियम बनाते रहते थे। बाद में राजशाही के उदय के साथ यह राज्य के प्रभुत्व के विरुद्ध एक क्षेत्र के रूप में उभरा। यानी कि राजाओं की मतलब आलोचनाएं की, क्योंकि राजा है वो पादरी के साथ मिलकर के शोषण कर रहा था। तो यहाँ पर जो सामंत थे वो मिलकर के दोस्तों वो मिलकर के अब समाज की अनेक समस्याओं को दूर भी करेंगे, जहां भूस्वामी और कॉरपोरेट निकाय अपनी स्वायत्ता बनाए रखते थे। आगे चलते हैं हेगेल का परिप्रेक्ष्य। हीगेल पर्सपेक्टिव 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक था भाई हेगेल। इसने नागरिक समाज को परिवार और राज्य के बीच का क्षेत्र माना। यानी कि परिवार भी हमारी भलाई करता, हम दुखी हो जाते हैं, कौन हेल्प करता है? परिवार ही तो करता है। और राज्य भी कितनी हेल्प करता भाई? तो राज्य और परिवार के बीच में है नागरिक समाज, क्योंकि वो भी समाज की समस्याओं को सोली करा, जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत हित विकसित होते हैं। उन्हें हीगेल ने श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण माना, जिससे व्यक्ति अपनी प्रतिभा विकसित कर सके और समाज समृद्ध हो सके। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है भाई? डॉक्टर है वो डॉक्टरी का काम करे, इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम करे, ठीक है। और ऐसे टीचर है वो पढ़ाने लिखाने शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। इसको कहते हैं श्रम विभाजन, ठीक है। तो हेगेल ने बताया था कि जो नागरिक समाज है वो श्रम विभाजन के लिए मतलब अपनी आवाज़ उठाता रहता है। मार्क्सवादी आलोचना और पुनरुत्थान 20वीं सदी में। तो मार्क्सवादियों ने इसे बुजुर्ग वर्ग के हितों को साधने वाले एक क्षेत्र के रूप में देखा। यानी कि जो नागरिक समाज है वो भी बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं, वो भी शोषण ही करते हैं, जो राज्य पर पूंजीवादी प्रभाव को दर्शाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है 1980 के बाद में पूरी यूरोप में साम्यवाद के खिलाफ आंदोलनों ने इसे फिर से प्रासंगिक बनाए, जहाँ यह राज्य नियंत्रित व्यवस्था के विरोध में नागरिक संघों के स्थान के रूप में उभरा। देखो पहले तो मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना कर दी कि ये भी राज्य के साथ मिलकर के शोषण करता, महिलाओं का, बच्चों का, मजदूरों का। लेकिन 20वीं सदी की बात है 1980 के बाद में पूरी यूरोप जहाँ पर है, जहाँ पे बाल्टिक देश है जैसे कि इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये पूरी यूरोप कहलाता है। तो पूरी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था चली और वहाँ पर भी शोषण किया गया लोगों का, और उस शोषण से बचाने के लिए वहाँ पे जो नागरिक समाज संगठन है उन्होंने अच्छा काम किया भाई, उनका विकास ऐसे हुआ। आधुनिक विकास देखो आज के टाइम पे 21वीं सदी में अभी ये केवल सरकार और व्यवसाय से बाहर का क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक मतलब जटिल पारिस्थितिक तंत्र बन गया है। इसका मतलब जितने भी गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संख्या बढ़ रही है। एनजीओ भी नागरिक समाज ही होते हैं, और श्रमिक संघ, धार्मिक समूह, सांस्कृतिक संस्थान, विश्वविद्यालय और चैरिटी, विश्वविद्यालय में भी कोई नागरिक समाज होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चों की समस्याएं उठाते रहते हैं। चैरिटी यानी कि दान धर्म से संबंधित कुछ नागरिक संगठन होते हैं जो कि नागरिकों का कल्याण करते हैं। यह लोकतंत्र, सतत विकास और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों में भाग लेने, सरकार को जवाबदार ठहराने और कमज़ोर वर्गों की आवाज़ उठाने का मंच प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 13वां सवाल था। अब देखो यहाँ पर ये 14वां सवाल है, टोटल 14 ही सवाल है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गए। राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस को बताइए। देखो राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राज्य का क्या काम होना चाहिए, तो कंटेम्प्रेरी दुनिया में यानी कि हाल फिलहाल की दुनिया में कैसे राज्य की प्रकृति होती है समझेंगे। नव उदारवाद क्या कहते हैं, न्यू लिबरलिज्म, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो राज्य को न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि कम से कम काम करे, राज्य की रक्षा का काम करे। निजीकरण और मुक्त बाजार का समर्थन करे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करे। जैसे कि भारत में अपन सुनते नहीं है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो नव उदारवाद को जितने भी विद्वान सपोर्ट करते हैं वो ये सब कहते हैं कि राज्य की जो मतलब काम करने की क्षमताएं हैं वो न्यूनतम होनी चाहिए। राज्य तो रक्षा करने का काम करे सिर्फ, है ना, निजीकरण को बढ़ावा दे, मुक्त बाजार को सपोर्ट करे, यानी कि जिसके पास में जितना टैलेंट है वो मार्केट से उतना पैसा कमा के ले जा सकता है। और राज्य के हस्तक्षेप को कम करने पर जोर देता है, राज्य बार बार इंटरफेयर ना करे मार्केट में। यह शास्त्रीय उदारवाद के विचारों को पुनः जीवित करता है। लेकिन क्लासिकल जो लिबरलिज्म था वो भी तो यही कहता था कि राज्य न्यूनतम होना चाहिए, है ना, और उदार सिद्धांत होने चाहिए। और पूंजी की गतिशीलता के संदर्भ में जहां राज्य को करों को कम करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। नव उदारवादी क्या कहते हैं, राज्य को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए जनता पर,
व्यापारियों पर, सभी लोगों पर। नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म क्या है? ये भी एक समकालीन विचारधारा है जो कि राज्य की प्रकृति पर बताता कि राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य का मतलब यहाँ पे देश है भाई, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं है। राजनीति विज्ञान में राज्य देश होता है, तो राज्य की बात कर रहा हूँ मैं बार बार। राज्य के पास सापेक्षिक स्वायत्तता होती है, लेकिन यह पूरी तरह तटस्थ नहीं होता, यह पूंजीवादी हितों की सेवा करता है। तो राज्य की प्रकृति के बारे में नव मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि भाई जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको बुर्जुआ वर्ग कह रहा हूँ मैं, वो अपनी विचारधाराओं को कैसे फैलाते हैं और अपने व्यापारिक हितों को, व्यावसायिक हितों को कैसे पूरा करते हैं। वो हमें टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहेंगे, ये कपड़े पहन लो तुम अच्छे लगो, ये क्रीम लगा लो, ठीक है, ये पिज्ज़ा वगैरह खा लो। तो जो बड़े जितने भी लोग हैं, बुर्जुआ वर्ग है, वो राज्य के साथ मिल करके, ठीक है, लोगों की विचारधारा बदलते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं, और ये सब नव मार्क्सवादी कहलाते हैं। और इसमें अल्थुजर, पोलांस और मिलीबैंड जैसे विचारकों ने राज्य और उसकी स्वायत्तता पर गहराई से विचार किया, यानी कि राज्य और नागरिकों के बीच में कैसा संबंध रहना चाहिए वो बताया था। नव बहुलवाद, नव बहुलवाद क्या है? नियो प्लुरलिज्म, राजनीति में व्यापारिक हितों का प्रभुत्व है, लेकिन राज्य अभी भी एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि राज्य के अंदर दोस्तों जितने भी व्यापारी बिजनेसमैन हैं उन्हीं के पास में शक्तियाँ केंद्रित हो गई है, लेकिन आज भी नव बहुलवाद को जो सपोर्ट करते हैं विद्वान, वो कहते हैं आज भी राज्य है वो शक्तियों को बांट सकता है। अनेक लोगों के पास में जब शक्तियाँ होंगी तो समाज या देश अच्छे से चलेगा। बहुलवाद का मतलब शक्तियों का केंद्रण होता है भाई, शक्ति किस किस के पास में, ये पॉलिटिकल साइंस में बहुलवाद कहलाता है। नारीवाद, मुख्य विचार क्या? विशेषकर मार्क्सवादी और कट्टरपंथी नारीवाद, यानी कि जो देखो नारीवाद की भी शाखाएं हैं, मार्क्सवादी नारीवाद होता है, कट्टरपंथी नारीवाद होता है। तो ये क्या बोलते हैं? नारीवाद क्या बोलते हैं? राज्य एक पितृसत्तात्मक संस्था के रूप में काम करता है जो निष्पक्ष नहीं है, जो पुरुषों के प्रभुत्व को बनाए रखती है। यानी कि देखो ना आप ध्यान से कि बहुत सारे देशों के, अधिकतर देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो महिलाएं नहीं हैं, आदमी है। और जैसे कि प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो एरोप्लेन से अपने वाइफ के साथ उतरते हैं और आदमी मर्द है वही मीडिया से बोलते रहते हैं। तो नारीवादी क्या कहते हैं? महिलाओं को राजनीति में पीछे रखा जाता है। समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है कि भाई व्यक्ति पर ज़्यादा चर्चा ना करो, समाज को भी लेके चलो। तो राज्य को साझा सामुदायिक मूल्य, यानी कि समाज के जितने भी मूल्य हैं उनको सुरक्षित रखने और विभिन्न संस्कृतियों में जितने भी अल्पसंख्यक उनके हितों की रक्षा करने के लिए पूरे समाज के बारे में सोचो, पूरे समुदाय के बारे में सोचो, ताकि जितनी सारी संस्कृतियाँ हैं वो बची रहे। सिर्फ व्यक्ति के बारे में सोचते न रह जाओ कि व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिली, न्याय नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, नहीं भाई, पूरे समाज की सोचो आप। ये कहलाता है कम्युनिटेरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म राजनीति विज्ञान के अंदर। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है राज्य के बारे में? राज्य को केंद्रीकृत शक्ति के बजाय विकेंद्रित होना चाहिए, जैसे कि भारत में विकेंद्रीकरण है ना। और भारत में तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करके गाँव को भी और जो शहरी निकाय हैं उनको भी शक्तियाँ दे दी गई है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र सरकार के पास में पावर है, राज्य सरकार के पास में पावर है, जिले के पास में, तहसील के पास में, ग्राम पंचायतों के पास में पावर है। ये शक्तियों का जो बंटवारा होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो गांधी यही कहते थे। तो राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? गांधीवादी सोच के अनुसार। परिप्रेक्ष्य का मतलब सोच या नजरिया होता है। विकेंद्रीकृत होना चाहिए, नैतिक और साम्यवादी ग्राम स्वराज पर आधारित होना चाहिए, जिसमें लोग स्वशासित हो, यानी कि लोग अपने इलाकों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय अधिकार ले सकें। तो लगभग दोस्तों 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लग गया है, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते काफ़ी, देखो मुझे बनाने में भी मेहनत लगा है और आप तक डिलीवर करने में भी इस वीडियो को मेहनत लगा है, ठीक है। तो अगर मेहनत पसंद आती है तो दोस्तों एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मैंने बार बार कहा वीडियो की रीच बढ़ेगी, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलो भाई ऐसे ही अपन वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो कैसा लगा वीडियो, ठीक है, कैसा लगा आपका वीडियो, ये ज़रूर से आपको लिखना है। और टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफ बीट स्टडी नाम से ही है, बेस्ट विशेज। और पेपर ख़त्म होने के बाद में दोस्तों ज़रूर आपको लिखना है कि वास्तव में वीडियो ने हेल्प कितना किया हमारा, ठीक है, कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं, राइट। इसी उद्देश्य के साथ में ये वीडियो बनाया गया था आपकी हेल्प करने के लिए। इसमें मैंने PYQ देखा, ठीक है, PYQ देखा और आपकी बुक वगैरह भी पढ़ी है, ठीक है। तो बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।